हम दोस्तों 24 नवंबर 1937 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करते हैं। ये एक छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो बगल के सियाटल शहर में जा रही है और इसमें ज्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान है कि आज यहाँ उनके बीच इस हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा डीबी कूपर नाम से। मिस्टर फा की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। डीबी कूपर, डीबी कूपर, डीबी कूपर। देखने में यह हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट्स और उसकी उम्र होगी करीब 40s में। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन की बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है, सीट नंबर 31। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। इस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर। ये एक बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। शाफनर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने इस नोट को लिया और बना पड़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देखकर डीबी कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बाम है। शाफनर ने जब इस नोट को खोला तो वहां बड़ी कुल्लीरुले लिखा हुआ था, मिस, आई हैव ए बाम इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट हीर बी। शाफनर कूपर के साइड में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि एक्चुअली में उसके पास बाम हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल लाल से सिलेंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलेंडर बैटरी रखी हुई थी केस में। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बाम ही है। कूपर अपनी डिमांड इस होस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इस सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना और साथ ही साथ 2 पीछे के और 2 आगे के पैराशूट मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफाइलिंग करने के लिए इस प्लेन की, और कुछ भी उठपिटंग चीजें मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बाम से आड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर को अभी भी ये सब पता नहीं था और एयर होस्टेस शाफनर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को पता चले। वो चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट पायलट्स को दिखाती है। एक दूसरी अलिफार होस्टेस टेना मिकलोन को भी ये बात बताई जाती है और वो जाकर ऊपर के साइड में बैठ जाती। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में मेंटेन रहता है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं और जल्द ही खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरविप के पास। वो यहाँ पर डेसिजन मेकर थे और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कॉम्प्लानेट्स दिखाई जाए, जो भी हाईजैकर कहने लग रहा है हम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सियाटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा पैसे का बंडल रखा था और उस पैसे के बंडल में एक बड़ी खास बात भी थी। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो, इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम बस यहाँ पर यह थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन यह फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट्स को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की बजाय हवा में ही गोल गोल घूमती रहो। सियाटल के पास जब तक हम जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते, ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट से अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफॉल्ट फिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता रहा
फिनाइले जाकर दोपहर के 5:46 पर यह फ्लाइट लैंड करती है सियाटल के एयरपोर्ट पर। ऊपर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को मैन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है। पैसे का बैग और पैराशूट्स लेकर जब चारों पैराशूट्स और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दे दिया गया तो उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स अब प्लान छोड़कर जा सकते हैं सिवाय टेना मखलू के। इस हवाई जहाज को उसके बाद प्लान के अनुसार फाविल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स बैठे हैं और उनके साथ कूपर और टेना कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है पायलट को कि कहां जाना है, किस स्पीड पर प्लेन को उड़ाना है और किस अगले पर। वो कहता है कि प्लेन को मैक्सिको की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना। विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके इतनी धीरे हो। पायलट कूपर को बताते हैं कि अगर हम इस स्पीड के साथ उड़ेंगे तो हम कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन में। लेकिन कूपर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। कूपर ने कहा जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ते रहो। अब आगे जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, सी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टेना को कहता है ये वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। प्लेन के पूरे पीछे वाले हिस्से में कूपर इकलौता इंसान बचता है। ये अपने पैराशूट निकाल कर तैयारी करता है डाइव करने की। कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये दिखाते हुए कि प्लेन में पीछे का स्टीयरकेस डिप्लूम किया जा चुका है। ये इस जमाने की इस प्लेन की बड़ी खास बात थी। बोइंग 727 प्लेन में एक पीछे का स्टीयरकेस होता था। कूपर ने उन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट और पैसे के साथ बाहर छलांग मार दे। पायलट्स और अलिफार होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो देखा नहीं क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और इस जमाने में कॉकपिट के दरवाजे पर कोई होल नहीं होता था जिससे अब बाहर की तरफ देख सको। लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने ये जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ डिलेट कर गया और पायलट्स को प्लेन को दोबारा से रीलेवल करना पड़ा। इसके बाद पायलट्स इस प्लेन को निवाडा में रीनो के शहर में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर कल्प लगी हुई थी और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिलते हैं कूपर के, जैसे सिगरेट जो वो स्मोक कर रहा था प्लान में। इस जमाने में स्मोकिंग अलाउ होती थी एयरप्लेन में। इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से सब चीजें जांचती हैं। यहां पर फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ऐसी उंगलियों के निशान जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी बाकी पैसेंजर्स के, लेकिन वो जिसमें बाम रखा था और पैसे का बैग और पैराशूट सब गायब थे कूपर की तरफ। इसी दिन से एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक के इतिहास का ये एक लौता ऐसा हाईजैक है जैसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। आखिर कौन था डीबी कूपर, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे पुलिस कभी वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दोस्तों। दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहला तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान बाकी किसी भी पैसेंजर को पता तक नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था, न ही कोई यहां पर मारा गया और न ही किसी को चोट पहुंची। उसका क्रेडिट कई लोग अक्सर टेना मिकलों को देते हैं। ऐसी मजीद मिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।